डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम साइक्लोट्रॉन के लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे कि साइक्लोट्रॉन की क्या लिमिटेशंस होती हैं, उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। और उसके जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और उसके न्यूमेरिकल जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि जो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो इसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो साइक्लोट्रॉन आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और फिर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता है, फिर पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। तो इस तरीके से वो जो है आपका मूव करता है, इस तरीके से पार्टिकल आपका मूव करता है, ठीक है। डीज के बीच में जो गैप है वहाँ पे वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक्सेलरेट होता है, और डीज के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आपका एक्सेलरेट होता है। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन इसमें है कि व्हेन पॉजिटिव आयन इज एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन इट मूव्स विद ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पीड। As the speed of ion becomes comparable with that of the light, the mass of the ion increases according to the relation m is equal to m naught under root of 1 minus v square by c square, where m naught is the rest mass of the ion, m is the mass of the ion while moving with the velocity v, and c is the velocity of light। तो इसमें क्या बताया है, उसने कहा है कि जैसे पार्टिकल जो है आपका एक्सेलरेट होता रहता है, पार्टिकल पॉजिटिव आयन को हम इसमें एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो एक्सेलरेट करता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव आयन आपका एक्सेलरेट होता रहता है साइक्लोट्रॉन के अंदर, वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है वो भी आपकी बढ़ती जाती है। तो कई बार आप ऐसा हो जाता है कि स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसके बराबर हो जाती है, कि जब पॉजिटिव आयन की स्पीड किसके बराबर हो जाती है, कंपेरेबल विद दैट ऑफ द लाइट। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है वो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसने कहा है कि जब साइक्लोट्रॉन के अंदर पॉजिटिव आयन की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और इंक्रीज़ होते होते वो कौन से ऑर्डर में आ जाती है, कि जब वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में यानी कि 10⁶ हो गई इसकी वेलोसिटी, या 10�7 हो गई, इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इतनी ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसमें जो मास का फॉर्मूला हम इंक्रीज़ करते हैं, मास का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो जो फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, और इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। ये जो m होता है इसको हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, क्योंकि ये किसके कंपेरेबल है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, ठीक है। इसका मतलब कि जब कोई भी पार्टिकल आपका बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है, और तेज़ चलते चलते उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो किसके बराबर हो जाती है, दैट इज़ कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। यानी कि उसका स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर जो है वो 10⁸ है, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 10⁶ तक पहुंच गई, या 10�7 तक पहुंच गई, या 10⁸ तक पहुंच गई। तो उस केस में जो मास है वो भी आपका, बॉडी का जो मास है वो भी आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, बॉडी का जो मास है वो भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है। और इस मास को हम क्या कहते हैं, इस मास को हम रिलेटिव मास कहते हैं, क्योंकि ये मास आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो पार्टिकल का जो मास है वो भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है। और ये कब होता है, ये तब होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो c के स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है। तो मास जो होगा वो कौन से रिलेशन से दिया जाएगा, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला, जहाँ पे जो m नोट है वो रेस्ट मास होता है, कि जब पार्टिकल आपका रेस्ट पोजीशन पे है तो उसका मास कितना होगा, वो m नोट है। v स्क्वायर जो है पार्टिकल की वेलोसिटी है कि कौन सी वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा है, और c क्या है, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है मूव करते करते, तो उस केस में जो m होता है वो मास भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है इस रिलेशन से, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो मास भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है। साइक्लोट्रॉन के अंदर जब हम पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब स्पीड जो है वो कंपेरेबल टू द लाइट हो जाती है तो उसका जो मास है वो इस तरीके से आपका दिया जाता है। तो m नोट जो है रेस्ट मास है, और m जो है वो मास ऑफ द आयन वाइल मूविंग विद ए वेलोसिटी v। तो जब पार्टिकल
वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका जो मास होगा वो आपका m होगा, और जब पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है तो उसका जो मास होगा वो m नोट होगा। ठीक है, तो जब पार्टिकल आपका रेस्ट पोजीशन पे है तो उसका मास जो है वो m नोट है, जिसको हम रेस्ट मास कहते हैं। लेकिन जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो मास होगा वो m होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका पार्टिकल का जो मास है वो भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि पार्टिकल का मास अगर बढ़ रहा है तो हमारे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो पार्टिकल का मास अगर बढ़ रहा है तो साइक्लोट्रॉन की फंक्शन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर मास है वो हमारा ये वाले फॉर्मूले से दिया जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द आयन टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कल पाथ, यानी कि डी के अंदर का जो एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगता है, एक सेमी सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगता है वो हमें पता है। ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था। ये किसके बराबर आएगा, पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाला टाइम किसके बराबर होता है, सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में जो आपका टाइम लगेगा वो किसके बराबर है, पाई m अपॉन क्यू बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू को पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। तो t की वैल्यू ये आ गई कि सेमी सर्कल पाथ को डिस्क्राइब करने में जो हमारा आयन टाइम ले रहा था वो ये आएगा। अब हम इसको ध्यान से देखें। ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम जो है इसको हमने ऐसे लिखा है, टाइम किसके बराबर है, m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। तो जैसे जैसे वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है तो ये वाला फैक्टर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर आपका बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो ये वाला फैक्टर आपका बढ़ रहा है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये भी आपकी डिक्रीज़ हो रही है। डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी और टाइम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये वाला फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे ऐसे है ये आपका m नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ वी स्केयर बाय सी स्केयर। ठीक है, तो ये t की वैल्यू है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो ये नीचे वाला जो फैक्टर है ये आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला फैक्टर जो है ये डिक्रीज़ हो जाएगा। और नीचे वाला फैक्टर यानी कि डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज़ हो गया तो जो आपका ऊपर t है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाती है और वो इतनी बढ़ जाती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है, यानी कि 10⁻�6 से 10⁻8 तक अगर वो आपकी पहुंच जाती है इस रेंज में, तो उस केस में जो मास है वो भी आपका कांस्टेंट नहीं होता, मास भी आपका इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि जो डी के अंदर सेमी सर्कल पूरा करने के लिए जो टाइम है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू बढ़ रही है तो यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका कम हो जाएगा और टाइम की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो टाइम की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि टाइम की वैल्यू सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे फिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जैसे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से सेमी सर्कल को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये किसके साथ मैच नहीं होगा, तो हमने इससे पहले किया था कि जब आपका डी के अंदर हमने क्या किया था, इससे पहले हमने किया था कि जैसे ही पार्टिकल जो है हमने किया था कि जैसे ही पार्टिकल आपका इधर से इधर अपना सेमी सर्कल मूव करते हैं पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाती है। मान लो ये माइनस और प्लस हो गई। ठीक है, और फिर जैसे ही ये पार्टिकल आपका यहाँ जाता है और यहाँ का सेमी सर्कल पूरा करके आता है, जैसे ही ये अपना सेमी सर्कल पूरा करके आता है तो पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाती है, ये माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब हमने क्या कहा था कि दोनों टाइम सेम है, यानी कि सेमी सर्कल जो रेडियस कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे सेमी सर्कल का डी के अंदर जाने का टाइम और पोलैरिटी के चेंज होने का टाइम हमने क्या लिखा था, सेम है। हमने लिखा था कि जो सेमी सर्कल का जो टाइम है और जो पोलैरिटी चेंज होने का टाइम है वो सेम होगा, तभी पार्टिकल आपका एक्सेलेरेट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो आपका इंक्रीज़ हो गया और वो टाइम आपका मैच नहीं करेगा। वो टाइम किसके साथ मैच नहीं करेगा, पोलैरिटी के चेंज होने के टाइम के साथ में वो टाइम हमारा मैच नहीं करेगा। ठीक है, वो पोलैरिटी के टाइम के साथ चेंज होने का जो हमारा टाइम है उसके साथ वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के टाइम सेम होने चाहिए, यानी कि
डी के अंदर मूव करने का जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि फिर हमने कहा था कि वो मान लो 2 सेकंड के अंदर जो है अपना सर्कल पूरा करता है, फिर 2 सेकंड के बाद ही आपकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती है, उसका चेंज होने का टाइम भी जो है वो सेम है। लेकिन इस केस में फिर क्या हो गया, जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है तो सेमी सर्कल को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो भी आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है। और फिर ये किसके साथ मैच नहीं होगा, ये पोलैरिटी जो आपकी चेंज हो रही है उसके टाइम के साथ में ये मैच नहीं होगा। पोलैरिटी का जो टाइम है उसके साथ में ये मैच नहीं होगा, और अगर पोलैरिटी मैच नहीं होगी तो पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे पार्टिकल हमारा यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो मान लो अब इसको सर्कल पूरा करने में, मतलब सेमी सर्कल पूरा करने में 1 सेकंड लगा और पोलैरिटी भी जो है वो 1 सेकंड के बाद चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो गई, पहले माइनस थी तो ये प्लस हो गई, और ये प्लस थी तो ये माइनस हो गई। तो जैसे ही वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आया तो वो अब किसकी तरफ मूव करेगा, यहाँ पे नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो अब मान लो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते अब ये जो सेमी सर्कल अपना पूरा करेगा, इसको मान लो ये टाइम बढ़ जाएगा और ये अपना आधा चक्कर पूरा करने के लिए, यानी कि सेमी सर्कल पूरा करने के लिए कितना टाइम लेगा, ये 2 सेकंड का टाइम लेगा। और पोलैरिटी कितने टाइम में चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी जो है वो 1 सेकंड में चेंज हो जाएगी। यानी कि पार्टिकल के यहाँ पे पहुँचने से पहले ही पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो ठीक से एक्सेलरेट आपका नहीं हो पाएगा और साइक्लोट्रॉन की जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा पार्टिकल। तो इसमें यही बताया गया कि जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो सेमी सर्कल को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो पॉजिटिव आयन है वो सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए लॉन्गर टाइम लेगा। ठीक है, सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए वो ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, और ज़्यादा लंबा टाइम लेगा तो उसका टाइम फिर किसके साथ मैच नहीं होगा, उसका टाइम किसके साथ मैच नहीं होगा, हाफ साइकिल ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की हाफ साइकिल से, क्योंकि एक हाफ में वो पॉजिटिव रहता है और एक हाफ में वो नेगेटिव रहता है, यही आपकी पोलैरिटी चेंज होने का टाइम होता है। ठीक है, हाफ साइकिल ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ में ये मैच नहीं होगा, और एज ए रिजल्ट आयन विल नॉट अराइव इन द गैप बिटवीन द 2 Ds एग्जैक्टली एट द इंस्टेंट। यानी कि जिस एग्जैक्ट टाइम पे उसको पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए थी, जिस एग्जैक्ट टाइम पे पोलैरिटी आपकी चेंज होनी चाहिए थी, उसी एग्जैक्ट टाइम पे पार्टिकल जो है आपका वो कहाँ पे पहुँचना चाहिए था, वो आपका सर्कल को कंप्लीट करके डी में पहुँचना चाहिए, डी का जो गैप है उसमें पहुँचना चाहिए था। एग्जैक्ट टाइम दोनों का सेम होना चाहिए था कि पार्टिकल का सर्कल कंप्लीट करने का टाइम और डीज की जो पोलैरिटी है उनकी पोलैरिटी को चेंज करने का जो टाइम है वो सेम होना चाहिए था, लेकिन वो मैच नहीं हो पाता है। इस वजह से जो पार्टिकल है वो विल नॉट एक्सेलरेट फर्दर, पार्टिकल को जो है हम फर्दर एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लिमिटेशन हो गई साइक्लोट्रॉन की कि द आयन कैन नॉट मूव विद अ स्पीड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट इन ए साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में एक सर्टेन लिमिट के पीछे हम जो है पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी जो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं उस पे भी क्या है, एक लिमिटेशन है, यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हम पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी को इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो पार्टिकल जो है पोलैरिटी चेंज होने का टाइम और सेमी सर्कल को कंप्लीट करने का टाइम जो है वो मैच नहीं होगा और पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड लिमिटेशन जो है कि साइक्लोट्रॉन, सेकंड लिमिटेशन जो है इसमें साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन का मतलब इसमें क्या क्या कमी है। तो साइक्लोट्रॉन इज़ सुटेबल ओनली फॉर एक्सेलरेटिंग हैवी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। तो साइक्लोट्रॉन से केवल हम हैवी पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर सकते हैं, हैवी पार्टिकल से ही एक्सेलरेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फ़ा पार्टिकल को ही हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। और इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी एक और लिमिटेशन है कि इसमें जो है हम अनचार्ज्ड पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन आपका अनचार्ज्ड पार्टिकल है, उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, कि जो अनचार्ज्ड पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को भी इसमें हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। इसमें हम सिर्फ किसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, इसको ही हम क्या कर सकते हैं, इसी को ही हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो ये इसमें लिमिटेशंस थी।
ठीक है, तो पहली लिमिटेशंस इसमें हमने देखी कि जैसी वेलोसिटी आपकी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है तो पार्टिकल की वेलोसिटी को हम फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर सकते और उसकी वेलोसिटी को भी हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और साइक्लोट्रॉन जो है केवल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होता है। और जो अनचार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि जैसे न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रॉन वगैरह, तो न्यूट्रॉन वगैरह को हम जो है इसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। इसके बाद है यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन के आपके क्या यूजेस होते हैं। तो साइक्लोट्रॉन के यूजेस होते हैं कि इससे जो हमारा हाई एनर्जी पार्टिकल जो हमने बनाया है साइक्लोट्रॉन में, पहले हमने पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, फिर वो जो है आपका पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो एक्सेलरेट होता है, फिर वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक्सेलरेट होता है। तो एक्सेलेशन के द्वारा उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इस हाई एनर्जी पार्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, टू प्रोड्यूस द रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और ये जो रेडियो आइसोटोप है ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, दे आर यूज इन द मेडिकल पर्पस इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, हॉस्पिटल्स में मेडिकल पर्पस में इनका इस्तेमाल किया जाता है टू डायग्नोज द क्रॉनिक डिजीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट। तो जो भी कोई डिजीज़ है उनको ठीक करने में और उनके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल है, यानी कि साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पार्टिकल को बार बार एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करके जो हमारा ये पार्टिकल बना है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, रेडियो आइसोटोप को बनाने में। और ये जो रेडियो आइसोटोप है ये आपका मेडिकल पर्पस में यूज़ किया जाता है टू डायग्नोज द डिजीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट। दूसरा है कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल है साइक्लोट्रॉन में, जो हाई एनर्जी पार्टिकल है साइक्लोट्रॉन में, और इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, टू बम्बार्ड द एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड टू स्टडी द रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन विच हेल्प अस टू इन्वेस्टिगेट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल है ये किसी भी एटम की न्यूक्लियाई के साथ इसको हम टकराते हैं और इन दोनों की रिएक्शन को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन से फिर हम उसके जो जिस न्यूक्लियाई के साथ या जिस एटम के साथ हमने इसके साथ बम्बार्ड किया है, इसको हमने टकराया है, तो उसके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद है जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जो साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो आपके हाई एनर्जी पार्टिकल जो आपके प्रोड्यूस होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, दे आर प्रोड्यूस द हाई एनर्जी पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स थ्रू द बम्बार्डमेंट प्रोसेस विच आर यूज्ड इन द एटॉमिक रिएक्टर। तो एटॉमिक रिएक्टर्स में जो आपके हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो भी आपके साइक्लोट्रॉन से ही प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन है ये कैसे, हाई एनर्जी वाला न्यूट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होता है, थ्रू द बम्बार्डमेंट प्रोसेस, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन से भी ये आपका न्यूट्रॉन जो है, ये आपका हाई एनर्जी न्यूट्रॉन आप इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी यूजेज हैं कि साइक्लोट्रॉन का जो यूज़ है वो हम कहाँ पे कर सकते हैं। इसमें फिर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम साइक्लोट्रॉन के द्वारा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, साइक्लोट्रॉन के द्वारा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का पार्टिकल होता है, उसका जो मास है काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसका जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है काफ़ी लेस होता है। और जैसे ही ये इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल इंक्रीज, जैसे ही इसकी एनर्जी थोड़ी सी ही इंक्रीज़ होती है तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। और एज ए रिज़ल्ट ऑफ इसका जो टाइम है फिर वो किसके साथ मैच नहीं करता, वो पोलैरिटी के चेंज होने के टाइम के साथ में मैच नहीं करता, क्योंकि ये आपका बहुत ही लाइटर पार्टिकल है, इसका मास जो है बहुत ही कम होता है। और जैसे ही हम इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और ये वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाने से, अभी जैसे हमने लिमिटेशंस बताई थी कि वेलोसिटी जो है बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो किसके साथ मैच नहीं करती, वो आपकी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ में मैच नहीं करती। तो ये प्रोसेस से जो है ये जल्दी आपका रिमूव हो जाता है। तो इसलिए फिर हम इलेक्ट्रॉन को जो हम साइक्लोट्रॉन के द्वारा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही लाइटर पार्टिकल होता है
और इसमें हमने पढ़ा भी था कि लिमिटेशंस में कि जो है ये हैवी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हैवियर पार्टिकल्स की जो है वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो एकदम से आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है, न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी applied in a cyclotron is 3.5 Tesla. What will be the frequency of electric field that must be applied between the D's in order to accelerate proton and alpha particle? ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि जो आपका साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, 3.5 टेस्ला है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो अगर आप प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना चाहते हो और अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमने निकाला था ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमने निकाला था BQ/m होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें पता है किसके बराबर होती है, 2π × न्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये सारे फार्मूले जितने भी हैं आपके साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के फार्मूले, साइक्लोट्रॉन का क्या टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो ये सारे फार्मूले आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का क्या फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये सारे फार्मूले हमने डिराइव किए थे कल वाले वीडियो में, कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका BQ/2πm। ठीक है, तो यहाँ से B क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.5 टेस्ला। अब प्रोटॉन का जो इसके बाद है, पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम ये प्रोटॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी ये 1.6 × 10⁻⁻19, और फिर है ये 2 की जगह हमने 2 पुट कर दिया, पाई की जगह हमने 22/7 पुट कर दिया। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है आपका 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये आपका प्रोटॉन का मास होता है। तो प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू हमने पुट कर दी और जो प्रोटॉन का मास होता है वो हमने पुट कर दिया। तो इसको सोल्व करके जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 5.35 × 10⁻7 हर्ट्ज़, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हमने किसके लिए फ्रीक्वेंसी निकाल ली, हमने प्रोटॉन के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि अगर हम प्रोटॉन को एक्सीलरेट कराते हैं तो जो हमारी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 5.35 × 10⁻7 हर्ट्ज़। अब ये चीज़ हमें किसके लिए निकालनी है, ये चीज़ हमें अल्फ़ा पार्टिकल के लिए निकालनी है। ठीक है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ वो क्या होता है, वो हीलियम की न्यूक्लियाई होती है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2He4। ठीक है, तो इसमें जो है आपके 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर आपके 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें फिर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, तो जो इसका चार्ज होगा, तो चार्ज की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा और जो मास है वो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका चार्ज आएगा आपका अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज आएगा वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ द 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के चार्ज का वो 2 टाइम्स जो है उसका चार्ज होता है, और इसका जो मास होता है, मास ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको मिलेगा, तो ये आपको लर्न रखना है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है दैट इज़ द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, इसको हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है ये आपका हीलियम का एटम है, तो इसकी न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, इसकी न्यूक्लियाई को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं आपके। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि जो अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, और अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। तो ये वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी
2.675 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइम के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे लर्न्स होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, यहाँ पे गिवन है आपको। ए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन ए साइक्लोट्रॉन इज 0.7 टेस्ला एंड द रेडियस ऑफ डी इज 1.8 मीटर। What will be the energy of emergent proton in mega electron volt and mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक साइक्लोट्रॉन है, तो साइक्लोट्रॉन के अंदर आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो कितनी है, 0.7 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। और फिर आप वहाँ पे किसको एक्सेलेरेट करा रहे हो, आप वहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेलेरेट करा रहे हो। और जो डी का जो रेडियस है वो कितना दिया गया है आपको, वो 1.8 मीटर गिवन है। तो आपको ये बताना है कि जो प्रोटॉन निकल के आएगा साइक्लोट्रॉन के अंदर से, उसकी एनर्जी आपको बतानी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वो हमें किस में बतानी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। तो पहले तो हम इसमें एनर्जी निकालेंगे, जूल में निकालेंगे, और जूल वाली जो एनर्जी है फिर हम उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये फॉर्मूला कल हमने डिराइव भी किया था कल वाले वीडियो में। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये है आपकी Q² B² R² अपॉन 2m। तो यहाँ पे प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू हमने पुट कर ली, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर ली, और यहाँ पे जो रेडियस है उस रेडियस की वैल्यू हमने पुट कर ली है, और डिवाइडेड बाई 2, और ये मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू जो है ये हमने पुट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा हमारा, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा जूल में आएगा, और हमें इसको किस में चेंज करना है, हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो जब भी जूल को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये जूल में है। ठीक है, तो इसको मान लो ये अगर हमारे पास एनर्जी का कोई भी वैल्यू जो है, मान लो ये हमारे पास किस में आ गई, मान लो इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया 12.6 जूल, मान लो। ठीक है, इसको सोल्व करके जूल आ गया, तो जूल को हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हमें जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, यानी कि जूल को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कि जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अब हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो जो 1 जूल होगा वो किसके बराबर होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो वो जो आपका आंसर है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी जो जूल वाला है, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हो तो आप उस आंसर को किससे डिवाइड करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप उसको डिवाइड करोगे, और फिर यहाँ पे आपको किस में चेंज करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें पता है कि जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेगा का मतलब होता है आपका 10⁻6। तो जो मेगा का मतलब होता है वो आपका 10⁻6 होता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फिर हमें ये जो हमारी नीचे वैल्यू आई है इसको फिर हमें किससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ तो हमें यहाँ पे फिर 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमें, ठीक है, तो 1 जूल को यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमने किससे डिवाइड किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया। लेकिन हमें अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻6 के साथ।
तो एक है यहाँ पे 10⁻⁻19 और 10⁻6, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻13। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी जूल वाला है और आप उसको किस में चेंज करना चाहते हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हो, तो आप उसको किस से डिवाइड करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से। ठीक है। और अगर आप 1 जूल को किस में चेंज करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हो, तो आप उसको किस से डिवाइड करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जो है आप इसको चेंज करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमारे पास जो प्रोटॉन हमारा साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल के आ रहा है, उसकी जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, वो जो एनर्जी आएगी वो आपकी जूल में आएगी। ठीक है। अब हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 के साथ में हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, और मेगा के लिए ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो आंसर सोल्व करके हमारे पास आएगा 76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।